तो आज बायोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स इम्पोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या महत्व है जीवों के लिए, प्लांट्स के लिए और हमारे लिए, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको आगे किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, सामान्य परिचय। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं भाई? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? बहुहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक। अब कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं भाई? दो होते हैं, एक तो होते हैं एल्डिहाइड्स और दूसरे होते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड्स व कीटोन्स को सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा होता है? CHO। और जो कीटोन है उसका क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें CHO यानी एल्डिहाइड समूह या कार्बोनिल समूह जो है यानी C डबल बॉन्ड O या कीटोन समूह जो है वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आया पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुहाइड्रोक्सी। इसका मतलब जो OH समूह है वो एक से ज़्यादा होते हैं हमेशा, ठीक है ना। कुछ में एक भी हो सकता है, वो एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें हमेशा एक से ज़्यादा OH समूह या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो उपस्थित होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? बहुहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक या पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसके सामान्य सूत्र की हम लोग बात करें तो इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है? CH2O टू द पावर होल N, ठीक है। अब CH2O जो है ये हमेशा उपस्थित होगा और N का जो मान है वो परिवर्तित हो सकता है। N का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, या 7-8 तक हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उनमें ज़्यादा भी होता है। तो ये इसका सामान्य सूत्र है, इसको हम लोग आगे अप्लाई भी करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स की खोज किसने की थी, इस पे क्वेश्चन जो है वो आपसे जरूर पूछा जाता है। तो 1856 के अंदर क्लाउडे बर्नार्ड ने कार्बोहाइड्रेट की खोज की थी, ठीक है ना। और इसने जिस कार्बोहाइड्रेट की खोज की थी वो कौन सा था अभी? ग्लाइकोजन, ठीक है ना। इसने ग्लाइकोजन की खोज की थी। तो ग्लाइकोजन सबसे पहला खोजा जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे लिए या जीवों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला इसमें आता है ऊर्जा स्रोत या एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो हमें पता है कि हम लोग जो भी फूड लेते हैं वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज के अंदर। और इस ग्लूकोज का अवशोषण होता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। ब्लड के अंदर चला गया ग्लूकोज और ब्लड से फिर कहाँ जाएगा? कोशिकाओं के अंदर जाएगा और कोशिकाओं के अंदर श्वसन में भाग लेगा, है ना, रेस्पिरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और वहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन से या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ठीक है, क्या बनता है अभी? ऊर्जा बनती है, ठीक है। और वो ऊर्जा जो है वो ATP के रूप में स्टोर कर ली जाती है या संग्रहित कर ली जाती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऊर्जा का स्रोत हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और रक्त के द्वारा ग्लूकोज जो है वो शरीर के विभिन्न ऊतकों के अंदर, मांसपेशियों के अंदर, या हम कह सकते हैं ब्रेन के अंदर पहुंचाया जाता है, और जहाँ पर श्वसन में ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स या ऊर्जा स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो महत्व है वो ये है। चलिए, उसके बाद दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं संग्रहित भोजन या स्टोर्ड फूड जो है, ठीक है। तो आपको पता होगा प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड है वो अलग टाइप का होता है और जो एनिमल्स हैं उनमें स्टोर्ड फूड अलग टाइप का होता है, ठीक है। पौधों के अंदर अगर अपने बात करें तो पौधों की कोशिकाओं में जो फूड है या भोजन है वो किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। और स्टार्च क्या है भी? एक कार्बोहाइड्रेट है। उसी तरह से जंतुओं की अगर हम लोग बात करें तो जंतुओं में
जो भोजन है वो किस रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। और ग्लाइकोजन भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये जो स्टोर्ड फूड है इसका उपयोग क्या है, तो जब भी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, ऊर्जा स्रोत क्या है, ग्लूकोज है, तो जब भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है ना, स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, इनका जल अपघटन होता है और इनके जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज को फिर श्वसन के अंदर या रेस्पिरेशन के अंदर उसका उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक महत्व है कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद तीसरा महत्व आता है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ठीक है, तो पादपों के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ सेल वॉल या कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और ये जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। ठीक है, हम लोग अलग अलग अगर जीवों के अंदर बात करें तो जैसे पौधों की बात करें तो पौधों में अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है वो कौन से कार्बोहाइड्रेट की बनी है, तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, उसी तरह से कवकों के अंदर भी जो कोशिका भित्ति है वो उपस्थित होती है, लेकिन कवकों में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और काइटिन भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। उसी तरह से जीवाणुओं के अंदर, जीवाणुओं में भी जो कोशिका भित्ति है वो उपस्थित होती है और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब यहाँ पे दो भाग हैं, एक तो है पेप्टिडो और दूसरा ग्लाइकेन। जो पेप्टिडो है वो प्रोटीन पार्ट होता है और जो ग्लाइकेन है ना, ग्लाइकेन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। ठीक है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिश्रण से पेप्टिडोग्लाइकेन बना हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये है अभी तीसरा इंपॉर्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल। ठीक है, तो ये आपको पता होगा भी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं या कीट होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाह्य कंकाल है, वो एक कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, काइटिन। ठीक है, और काइटिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करते हैं सेलुलोज की। तो सेलुलोज क्या है भी, एक कार्बोहाइड्रेट है। अब सेलुलोज जो है वो कुछ जीवों के लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से जीव हो सकते हैं, जैसे टर्माइट्स हैं, दीमक। आपने देखा होगा कि दीमक जो है वो लकड़ी को खाती है और लकड़ी के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, सेलुलोज ही होता है। तो सेलुलोज जो है वो दीमक का भोजन है या उसका जो फूड मटेरियल है। उसी तरह से जो स्नेल्स हैं, घोंगे जो हैं, आपने देखा होगा स्नेल्स क्या करते हैं अभी, पत्ती को खाते हैं, है ना, पौधों की पत्ती को या लीफ को खाते हैं। ठीक है, तो और लीफ के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, सेलुलोज ही उपस्थित होता है। तो सेलुलोज जो है वो स्नेल्स का या घोंगों का भी फूड मटेरियल है। इसके अलावा जो रूमिनेंट्स होते हैं, है ना, रूमिनेंट्स या इनको क्या बोल देते हैं, जुगाली करने वाले, है ना, तो जितने भी कैटल्स हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, रूमिनेंट्स हैं या जुगाली करने वाले हैं। और वो क्या करते हैं अभी, हरा चारा खाते हैं। ठीक है, और हरे चारे के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, सेलुलोज ही होता है। ठीक है, तो इन जीवों के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक ऊर्जा का स्रोत है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपने, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन का नाम आपने शायद सुना होगा। हिपेरिन कहाँ होता है भी, हमारे ब्लड के अंदर होता है ना, हमारे रक्त के अंदर होता है। और आपको पता होगा कि जो रक्त है या ब्लड है वो हमारी रक्त धमनियों के अंदर या रक्त वाहिनियों के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर कभी भी जमता नहीं है ना, क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, हिपेरिन की वजह से। तो हिपेरिन क्या करता है अभी, एंटीकोगुलेंट पदार्थ है, मतलब रक्त का थक्का जमने से रोकता है। कहाँ पर, रक्त वाहिनियों के अंदर। और हिपेरिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैक्टिन की। तो पैक्टिन भी क्या है अभी, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब पैक्टिन जो है वो कई जगहों पर काम में आता है। जैसे कोशिका भित्ति का जब निर्माण होता है तो उस टाइम पे मैट्रिक्स का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, पैक्टिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसी मैट्रिक्स के अंदर जो सेलुलोज के फाइबर्स हैं वो उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के लिए आधार प्रदान करने का कार्य कौन करता है, पैक्टिन करता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा आपने मिडल लैमेला या मध्य पटलिका का नाम सुना होगा। तो मिडल लैमेला कहाँ होता है अभी, जो पौधों की कोशिकाएं हैं
उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, गोंद की तरह काम करता है। ठीक है, तो वो जो गूंद है वो कौन सी होती है? कैल्शियम पैक्टेट होती है। ठीक है, तो कैल्शियम पैक्टेट, तो पैक्टेट का मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे मिडल लैमेला के निर्माण के लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका महत्व है। इसके अलावा जेलीफाइंग एजेंट है, ठीक है ना, कमर्शियल जेलीफाइंग एजेंट है क्या? पैक्टिन। तो पैक्टिन का उपयोग जो है वो जेली के रूप में या जेली बनाने में किया जाता है, ये आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत। चलिए, तो ये सब इंपॉर्टेंस है अभी पैक्टिन के, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ये थे अभी इंपॉर्टेंस इसके। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें अगर अपने, तो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस या औषधीय महत्व। ठीक है, तो कई तरह के मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हैं, जैसे ईसबगोल का छिलका, ठीक है, या इसको प्लेंटेगो ओवेटा, ईसबगोल का बॉटनिकल नेम क्या है? प्लेंटेगो ओवेटा। तो प्लेंटेगो ओवेटा का जो हस्क है, छिलके को क्या बोल देते हैं? हस्क बोल देते हैं। तो ये जो पादप है ईसबगोल, इसके बीजों से छिलका प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, इसके बीजों से क्या प्राप्त किया जाता है? छिलका प्राप्त किया जाता है, जिससे क्या बनाया जाता है? साइलियम फाइबर बनाया जाता है। ठीक है, जिसे लैक्सेटिव या रेचक के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एलोवेरा का नाम सुना ही होगा आपने, तो एलोवेरा का जो श्लेष्मा है उसका भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा एल्जीनिक अम्ल है ना, अगार अगार, अगार अगार का उपयोग कहाँ होता है? अभी संवर्धन माध्यम के निर्माण में। ठीक है, अगार अगार क्या है? एक ठोसकारी कारक है या सॉलिडिफाइंग एजेंट है। माध्यम को ठोस बनाने के लिए अगार अगार जो है उसके अंदर मिलाया जाता है, और ठोस माध्यम के ऊपर फिर हम लोग कुछ भी ग्रो करवा सकते हैं। इसके अलावा समुद्री शैवालों से कैराजिनिन प्राप्त होता है ना, और ये जो कैराजिनिन है, कैराजिनिन और एल्जीनिक एसिड, इन दोनों का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? कॉस्मेटिक्स निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो ये एल्जीनिक एसिड हो गया, अगार अगार हो गया, कैराजिनिन हो गया, है ना, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इनका जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है अभी, तो ये टोटल 8 इंपॉर्टेंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, या हो सकता है इनके बीच में से कुछ पूछ लिया जाए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ये 3 टाइप्स ध्यान में रखने हैं आपको: मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स, मोनो का मतलब क्या होता है? एक या सिंगल, सेकेराइड मतलब इकाई। तो मोनोसेकेराइड क्या है? एक यूनिट है या एक इकाई है या एकल इकाई है। ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगो का मतलब क्या होता है? कुछ, है ना, सम, एंड सेकेराइड मतलब इकाइयाँ। तो जो लगभग 2 से लेके 10 इकाइयों तक, 2 से लेके 10 इकाइयों के जुड़ने से आपस में बनते हैं, उनको क्या बोल देते हैं? ओलिगोसेकेराइड बोल देते हैं। इसके एग्जांपल्स हम लोग आगे करेंगे। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है? पॉली का मतलब बहुत सारी इकाइयाँ। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड में क्या होगा? 10 से ज़्यादा जो इकाइयाँ हैं वो आपस में जुड़कर पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मोनोसेकेराइड्स जो हैं उनके बारे में। तो मोनोसेकेराइड जो हैं वो सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब मोनोसेकेराइड से छोटे टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो नहीं हो सकते। सबसे छोटे टाइप के अगर आपसे पूछा जाए तो कौन से होंगे? मोनोसेकेराइड्स हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं ये। इसके अलावा ये स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, और मीठे होने की वजह से ही हम लोग इनको क्या बोलते हैं? शर्करा या शुगर बोल देते हैं। ठीक है, तो इनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है? मीठा होता है या स्वीट होता है। चलिए, उसके बाद स्वाद में ये मीठे हैं, मैंने आपको अभी बताई दिया। क्रिस्टली या नेचर के होते हैं, जैसे आपने चीनी देखी होगी। चीनी क्या है? एक तरह का क्रिस्टल है ना। तो जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो क्या बनाते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं। तो क्रिस्टली या नेचर के होते हैं ये, और जल में घुलनशील होते हैं। अगर अपने जल के अंदर इनको घुलना चाहें तो ये आसानी से घुल जाते हैं। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज को आप लोग पानी के अंदर घोलते हो तो वो आसानी से उसमें डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 गुण भी आपको ध्यान में रखने हैं।
उसके बाद इनका जल अपघटन नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको बताया कि मोनोसेकेराइड्स सबसे सिंपल टाइप के होते हैं, तो अगर सबसे सिंपल टाइप के हैं इसका मतलब इनका और आगे ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं हो सकता या और ज़्यादा ये टूट नहीं सकते, इसलिए इनका जल अपघटन कभी भी नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट इनका गुण आता है अपचायी प्रकृति या रिड्यूसिंग नेचर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दूसरे यौगिकों का अपचयन कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरे यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कॉपर सल्फेट हो सकता है, ठीक है ना, फेलिंग विलेन, इसी तरह से बेनेडिक्ट विलेन हो सकता है। ये कुछ टेस्ट हैं जो अपने आगे पढ़ेंगे। तो बेनेडिक्ट विलेन और फेलिंग विलेन का ये क्या कर सकते हैं? अपचयन कर सकते हैं। और जब ये दूसरे यौगिकों का अपचयन करते हैं तो जब मोनोसेकेराइड्स दूसरे यौगिकों का अपचयन करते हैं तो इनका खुद का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। और दूसरे यौगिकों का क्या करेंगे? ये अपचयन करेंगे। ये अपने आगे देखेंगे जब अपने टेस्ट करेंगे। तो ये इनका तीसरा गुण है। जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो सारे के सारे अपचायी प्रकृति के होते हैं या रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपचयन कैसे करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक कौन से हैं? अभी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं। तो एल्डिहाइड का ग्रुप कौन सा हो गया? CHO ग्रुप। और जो कीटोन्स हैं उनका ग्रुप कौन सा हो गया? C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो इन दोनों ग्रुप्स में से यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से कौन सा क्रियात्मक समूह शर्करा में उपस्थित है या कार्बोहाइड्रेट के अंदर उपस्थित है, उस आधार पर जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स कौन कौन से हैं अभी? एल्डोज, ठीक है ना, एल्डोज शर्करा। तो एल्डोज जो शब्द है वो कहाँ से आया है? एल्डिहाइड से आया है। तो एल्डोज शर्करा कौन सी होगी? ऐसे मोनोसेकेराइड्स जिनमें CHO समूह उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? एल्डोज शर्करा कहलाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। उसके बाद कीटोज शर्करा। तो कीटोज शर्करा कौन सी होगी? कीटोज शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है? कीटोन से लिया गया है। तो इसका मतलब कीटोज शर्करा में जो क्रियात्मक समूह होगा वो कौन सा होगा? कीटोन समूह होगा। तो कीटोन कौन सा है अभी? C डबल बॉन्ड O समूह। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह के टाइप के आधार पर दो प्रकार हैं इसके। चलिए, अब दूसरा हम लोग बात करते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कि जो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है उसके अंदर कितनी संख्या में कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, तो कम से कम कितने परमाणु हो सकते हैं? 3 परमाणु हो सकते हैं। 3 से कम जो है वो कार्बन परमाणु इसके अंदर नहीं होंगे। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? 3 कार्बन परमाणुओं से होती है। तो सबसे पहला जो टाइप है इसका वो क्या आ जाएगा? ट्रायोज शर्करा, है ना, या ट्रायोज शुगर। तो ट्रायोज जैसा कि नाम से पता चल रहा है तो इसके अंदर 3 कार्बन होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6O3। ठीक है ना, जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरू में ही आपको बताया था इसका जो कॉमन फार्मूला है उस फार्मूले को अगर अपने यहाँ लगाते हैं, ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो क्या बनेगा? C3H6O3। तो इसके अंदर दो एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है ग्लिसरैल्डिहाइड, है ना, और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो इन दोनों की संरचना जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको इनके एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, उसके बाद फिर दूसरा हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है टेट्रोज शर्करा। तो अगर मोनोसेकेराइड के अंदर 4 कार्बन उपस्थित हैं तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रोज शुगर या टेट्रोज शर्करा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H8O4। ठीक है, और इसके अंदर एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, एरिथ्रोज। ठीक है, एरिथ्रोज इसके अंदर टेट्रोज शर्करा का एग्जाम्पल है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है पेंटोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा में कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10O5। ठीक है, C5H10O5 ये पेंटोज शर्करा का फॉर्मूला है। और इसके जो उदाहरण हैं वो आपको पता ही है। पेंटोज शर्करा, राइबोज शुगर का नाम आपने सुना है, डीऑक्सीराइबोज शुगर का नाम आपने सुना है। तो ये दोनों की दोनों क्या है? पेंटोज शर्कराएं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेक्सोज शर्करा। हेक्सोज जो है वो मोस्ट कॉमन है ना, सबसे ज़्यादा सामान्य मोनोसेकेराइड्स हैं और इनके नाम आपने सुने ही होंगे। इसका फॉर्मूला C6H12O6।
ठीक है। तो ये कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनके 3 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज व फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज जो है, ये तीनों की तीनों मोनोसेकेराइड्स हैं, हेक्सोज शर्कराएँ हैं। उसके बाद लास्ट इसमें आता है हेप्टोज शर्करा या हेप्टोज शुगर। हेप्टोज का मतलब क्या होता है? 7 कार्बन। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? C7H14O7, ठीक है। C 7 हो गया, H कितने हो गए? 14 हो गए, O कितना हो गया? 7 हो गया। तो इसका एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, सीडोहेप्टुलोज, ठीक है। सीडोहेप्टुलोज जो है वो हेप्टोज शर्करा है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे भी, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा टाइप है वो है ओलिगोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही इकाई होती है। ओलिगोसेकेराइड्स में कितनी इकाइयाँ होंगी? 2 से 10। तो 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं। और किस बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ग्लाइकोसाइडिक बंधों के द्वारा, है ना। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है उसके द्वारा 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और फिर जाके क्या बनता है? ओलिगोसेकेराइड बनता है, ठीक है। इसके दूसरे गुणों की बात कर लेते हैं। तो ये भी कैसे होते हैं भी? इनको भी हम लोग शर्करा या शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, ठीक है ना। स्वाद के अंदर ये कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। जैसे सुक्रोज की बात कर लेते हैं। तो आप चीनी खाते हो, तो चीनी क्या है? सुक्रोज है ना, क्रिस्टलाइज्ड सुक्रोज है। तो वो मीठी होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शर्करा बोल देते हैं। चलिए, उसके बाद कुछ और गुण हैं इसके अंदर, जैसे मीठे हैं, ये अभी बताया मैंने आपको। क्रिस्टलीय होते हैं, तो चीनी के जो दाने हैं वो क्रिस्टल्स की तरह ही होते हैं, तो क्रिस्टलीय नेचर है। और चीनी जो है वो आसानी से जल में घुल जाती है, तो इसलिए जल में ये क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, है ना, सॉल्युबल होते हैं वाटर के। चलो, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस। तो मैंने आपको बताया था कि मोनोसेकेराइड्स का जल अपघटन नहीं हो सकता, जबकि ये ओलिगोसेकेराइड्स हैं तो इनका जल अपघटन हो सकता है। और इनके जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होगा अभी? मोनोसेकेराइड इकाइयाँ या मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो हैं वो प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो जितने मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर ओलिगोसेकेराइड बना होगा, उतनी ही संख्या में हमें मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होंगी। जैसे डाइसेकेराइड है तो उनके जल अपघटन से हमें 2 इकाइयाँ प्राप्त होंगी। ट्राइसेकेराइड है तो उनके जल अपघटन से 3 इकाइयाँ हमें प्राप्त होंगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट इनका गुण आता है अपचायी प्रकृति की बात करते हैं हम लोग, या रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं। तो कुछ जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं वो अपचायी प्रकृति के होते हैं, और कुछ अपचायी प्रकृति के नहीं होते, ठीक है। ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं ये अपचायी प्रकृति के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। कौन कौन से अपचायी प्रकृति के हैं और कौन से नहीं हैं, ये हम लोग आगे बात करेंगे। चलो, इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। तो उसके बाद मोनोसेकेराइड इकाइयाँ कितनी हैं, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हो सकती हैं। तो मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वैसे 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही प्रकारों के बारे में पढ़ना है। तो जैसे सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सा है? डाइसेकेराइड्स, है ना। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, डाई का मतलब क्या है? 2। तो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ आपस में एक ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी? C12H22O11, ठीक है ना। C12H22 एंड O11 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब जो डाइसेकेराइड है वो मोनोसेकेराइड इकाइयों के जुड़ने से बने हैं, ठीक है। जब भी ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है ना। एक जल का अणु जो है वो निकल जाता है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को माइनस कर दिया जाता है, तब जाके जो डाइसेकेराइड है उसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसको अपने आगे भी पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। चलिए, अब इसकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो 3 एग्जांपल्स इसमें आपको ध्यान में रखने हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज,
तो ये जो 3 कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अभी मैंने पहले बताया आपको कि कुछ अपचायी प्रकृति के होते हैं और कुछ अनपचायी प्रकृति के होते हैं। अब इनमें से जो माल्टोज और लैक्टोज हैं ये रिड्यूसिंग नेचर के हैं, यानी कि अपचायी प्रकृति के हैं, जबकि जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, यानी कि अनपचायी प्रकृति का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि कौन सा अपचायी प्रकृति का है और कौन सा अनपचायी प्रकृति का है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी डाइसेक्राइड्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है। चलो, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्राइसेकेराइड्स की। तो ट्राई का मतलब क्या हो गया, 3 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ। तो जब 3 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइसेकेराइड्स। तो 3 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं आपस में जुड़ेंगी तो कितने ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेंगे, 2 ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, C18H32O16। 2 ग्लाइकोसाइडिक बंध बन रहे हैं तो इसका मतलब 2 जल के अणु हमें माइनस करने हैं। तो 4 तो हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से ट्राइसेकेराइड का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, रेफिनोज। तो ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर आपको डाइसेकेराइड्स और ट्राइसेकेराइड्स के बारे में ही पढ़ना है, उसके बाद वाले जो हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद लास्ट अपने आता है पॉलीसेकेराइड्स, है ना। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पॉली का मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारी कितनी हो सकती हैं, हज़ारों की संख्या में। तो हज़ारों की संख्या में मोनोसेकेराइड्स इकाइयाँ जो हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं और आपस में जुड़कर ये शाखित या अशाखित, है ना, ये ब्रांच्ड भी हो सकती हैं या या अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। तो शाखित या अशाखित श्रृंखलाओं का निर्माण करती हैं, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बन जाती हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोल देते हैं हम लोग, पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्वादहीन होते हैं, इनका कोई भी स्वाद नहीं होता, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, नॉन शुगर्स, अशर्करा, ठीक है। तो स्वादहीन है। इसके अलावा ये अक्रिस्टलीय होते हैं, इसका मतलब ये क्रिस्टल नहीं बनाते, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनको जल में घोलना कठिन होता है या जल में नहीं घोला जा सकता, तो इसलिए ये क्या है, जल में अघुलनशील है या वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल है। चलिए, अब इनका जल अपघटन हो सकता है और जल अपघटन होने से हमें क्या प्राप्त होगा, भाई मोनोसेकेराइड जो इकाइयाँ हैं वो प्राप्त होंगी, ठीक है। तो जब भी जल अपघटन होता है तो जल का अणु जो है वो जुड़ता है ना, और जल के अणु के जुड़ने से जो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं वो हमें प्राप्त हो जाती हैं। चलिए, इनकी प्रकृति की बात करें तो ये हमेशा नॉन रिड्यूसिंग होती हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। पॉलीसेकेराइड्स हमेशा कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं या अनपचायी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है, और तीनों में से कौन सा अपचायी प्रकृति का है, कौन सा अनपचायी प्रकृति का है, इस पे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आपको ये सब ध्यान में रखना है। अब पॉलीसेकेराइड जो हैं इनको फंक्शन के बेस पर या कार्य के आधार पर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ये 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड्स या स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। तो स्ट्रक्चरल कौन से होते हैं, अभी ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में या किसी संरचना के निर्माण में भाग लेते हैं, जैसे कोशिका भित्ति के निर्माण में भाग ले सकते हैं, है ना, या बाह्य कंकाल के निर्माण में भाग ले सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी और संरचना के निर्माण में भाग ले सकते हैं। तो ऐसे जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। तो इसमें 3 एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, सेलुलोज, काइटिन और पैक्टिन, ठीक है। सेलुलोज क्या बनाता है, अभी सेल वॉल बनाता है, कोशिका भित्ति बनाता है। काइटिन की बात करें तो कवकों के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। जो कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है या बाह्य कंकाल है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। पैक्टिन की बात करें तो मिडल लैमेला के निर्माण में पैक्टिन का योगदान है। कोशिका भित्ति की जो मैट्रिक्स का निर्माण है वो पैक्टिन के द्वारा किया जाता है ना। तो इस तरह से संरचनाओं का निर्माण ये करते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड्स। चलिए, उसके बाद दूसरा टाइप इसका आता है संग्रहित पॉलीसेकेराइड्स या स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स भी इनको बोल देते हैं। तो ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जिनका भोजन के रूप में संग्रहण होता है ना। तो इसके एग्जांपल्स हमने कुछ पहले भी पढ़े हैं, जैसे स्टार्च के बारे में मैंने आपको बताया था।
स्टार्च जो है वो प्लांट्स सेल्स के अंदर या पौधे की कोशिकाओं के अंदर संग्रहित भोजन है। ठीक है, तो जब भी हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो इसका जल अपघटन कर लिया जाता है। ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन कहाँ पर संग्रहित होता है भाई? जंतु कोशिकाओं के अंदर या एनिमल सेल्स के अंदर ये संग्रहित होता है। तो जब भी ग्लूकोज चाहिए होती है इसका भी जल अपघटन कर लिया जाता है। इस तरह से इन्यूलिन जो है वो भी एक तरह का संग्रहित पॉलीसेकेराइड है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।